यार को हमने जा बजा देखा किताब चेरा के कलम से माखूज बहुत ही उम्दा हमारी जाने वाली तहरीर बहुत अच्छी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसको मैं जब पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत मज़ा आता है। इससे पहले भी मैं इसको 2-3 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ और अब आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ। तो उससे पहले भी ज़ाहिर है पढ़ने से पहले थोड़ा-सा पढ़ना बोलने से पहले पढ़ना होता है, ताकि उसके अंदर जान पैदा की जा सके, उसको अच्छे से समझाया जा सके और एक्सप्लेन किया जा सके। तो ख़ैर अभी मेरा ख़्याल है कि ये सेकंड लास्ट पार्ट बन जाएगा। डिपेंड करता है कि मेरी वीडियो कितनी लंबी है, लेकिन ये नावल एंड होने के करीब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोड़ो मुझे। वो लोग तड़पती हुई दानियान को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, जब अचानक ही कोई जंप लगाकर सामने आया था और अपना सर पूरी ताकत से एक आदमी के मुँह पर दे मारा था। वो तड़प कर दूर हुआ था। बालाज। दानियान के लबों से बस इतना ही निकला था। आँखों में तशक्कुर के आंसू भर गए थे। कमीने, तुम मरा नहीं अभी तक? दूसरे आदमी ने दानियल को फेंक कर इस पर अटैक किया, जिसे इसने बड़ी आसानी से नाकाम बना दिया और चंद ही लम्हों में दोनों को मार मार कर अधमुआ कर चुका था। आस्तीन झटक कर दानियल के पास आया, जो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। तुम ठीक हो? प्यार से इसकी गाल पर हाथ रखा, मगर वो रोते हुए नफी में सर हिला गई। क्या हुआ? बताओ मुझे। चेहरे पर आए बाल कान के पीछे की होंठ से खून रस रहा था। बालाज ने सख्ती से लब भींच लिए। मैं मेरा पाँव पाँव में दर्द हो रहा है। रोते हुए पाँव की तरफ इशारा किया। बालाज ने फौरन इसका पाँव देखा, जिसका अंगूठा खून में तर हो चुका था। ओह नो! क्या क्या ये तुमने क्या किया ये तुमने? पाँव पकड़कर उसका जायजा ले रहा था। मैंने नहीं किया। जब जब तुम चले गए थे मुझे छोड़कर, मुझे खुद ही भागना पड़ा, इसलिए लगी है। तुम नम आंखों में गुस्सा लिए वो उसे ही देख रही थी। मैं नहीं गया था, समझ आई? जेब से रुमाल निकालकर पहले इसके होंठ का खून साफ किया, फिर इसी से इसका अंगूठा बांधने लगा। क्या कर रहे हो? तकलीफ हो रही है। खफकी से पाँव दूर करना चाहा। बस थोड़ा सा दर्द होगा। दानियल, तंग मत करो। घूर कर इसका पाँव पकड़ा और रुमाल लपेट दिया। हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? इसके रुमाल लपेटते ही अपना पाँव खींच लिया। इस वक्त तो नामुमकिन है, सुबह ही कुछ हो सकता है। एक गहरी सांस भरकर खड़ा हो गया। दानियल ने नासमझी से उसे देखा। उठो, यहाँ नहीं बैठ सकते, किसी महफूज मकाम पर जाना होगा। इसके आगे अपना मजबूत हाथ फैलाया। दानियल ने एक नज़र इसके हाथ पर डाली, मगर नजरअंदाज करके खुद खड़ी होने लगी। बालाज ने बाजू लपेट कर इसकी जद्दोजहद देखी, जो दरख्त का सहारा लेकर खड़ी हो रही थी। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, और ना ही किसी जंगली जानवर की ख़ज़ाब बनने का कोई शौक है। उसके करीब आकर कमर में हाथ डाला और उसका एक बाजू अपनी गर्दन में डाल दिया। मैं खुद चल सकती हूँ, समझ आई? इसके साथ तब चलते हुए तब कर बोली। हाँ, मैं जानता हूँ। जवाब देते कोई ढंग की जगह देख सकता था। फिर एक घने दरख्त के नीचे ले आया। इसको एहतियात से बिठाकर जगह का जायजा लिया जो और खुद भी बैठ गया। वो फौरन फासले पर हुई। क्या हुआ? बलाश ने इसके खिसकने पर हैरत से देखा। वो फौरन सर नफी में हिला गई। क्यों बचाया मुझे? जबकि जबकि खुद हवाले किया था तुमने रुदा बारोदन को बचाने के लिए। चंद पल खामोशी के बाद सूखे पत्तों को एड़ी के नीचे से मसलते बहुत तल्ख लहजे में बोली थी। बलाश ने एक नज़र उसे देखा। वो उसे नहीं देख रही थी। बेवकूफ़ लड़की, जो काम तुम कर चुकी थी उसे किसी तरह तो सुधारना था ना। उसकी बेयकीनी पर तप उठा। और तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ देता तुम्हें इन लोगों के पास? इसका चेहरा अपनी जानिब किए इसके नैन कटोरों में झांकने लगा, जो इसे किसी और ही दुनिया में ले जाते थे। वो बगैर किसी पसपेश के सर अस्बात में हिला गई। हाँ, क्योंकि मैं मुसीबत हूँ तुम्हारे लिए, बस एक। नम लहजे में कहती अपने एक गिर्द बाजू लपेटे रुख मोड़ गई। खौफ खत्म हुआ तो अब सर्दी का एहसास भी होने लगा था। बालाज ने सख्ती से लब भींच लिए थे। ये वक्त इस बेवकूफ़ लड़की को समझाने का नहीं था। एक घुरी से नवाजता मोबाइल चेक करने लगा। यहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे कि वो किसी से कांटेक्ट कर लेता। ऊपर से जगह भी खतरे से खाली ना थी। अचानक ही जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से दानियल ने चौंक कर इसे देखा। ये ये कैसी आवाज़ें हैं? सहम कर इसके थोड़ा करीब हुए। पार्टी कर रहे हैं अब। तुम्हारी आमद की वजह से कैंसिल तो नहीं ना करेंगे? तो मस्खराना लहजे में बोलता सर दरख्त से टकराकर आंखें बंद कर गया।
दाना ने दांत पीस कर इसे देखा। तभी दोबारा कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी और इस बार काफी करीब से आई थी। वो बिल्कुल बलाज के बाजू से चिपक गई। देखो, वो करीब आ रहे हैं। उसे हिलाकर मुतवज्जो किया। बलाज ने नींवा आंखों से उसे देखा। भाई, आओ, इसे ले जाओ। वैसे भी मुझ पर यकीन नहीं है इसे, थोड़ा जोर से बोला। दाने ने नम आंखें लिए जोर से इसके कंधे पर हाथ मारा था। हाँ, तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं मर जाऊं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, किसी को कोई सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी। दरख्त पकड़कर खड़ी होने लगी, नमी गालों पर आ गई थी। बालाज ने हाथ पकड़कर करीब बिठाया और इसके गिर्द हिसार बांध लिया। खामोशी से बैठ जाओ धनैन, नहीं तो जंगल का भी ख्याल नहीं करूंगा। इसके बालों में अपना चेहरा छुपाते गंभीर लहजे में बोला। वो एकदम मज़ाहमत तर्क करती साकत हो गई। छोड़ो मुझे, एकदम घबराकर धड़कते दिल के साथ इसका हिसार तोड़ना चाहा। श्श, सुबह होने में 2 घंटे बाकी है, अभी सो जाओ। इसका सर अपने कंधे पर रखकर लबों पर उंगली रख गया। वो दंग से उसे देख रही थी। आंखें बंद करो, डपट कर बोला। वो फौरन आंखें बंद कर गई थी। दिल खौफ से और इस शख्स की कुर्बत पर इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। बलाज भी देख लगा था, इसकी नरस्ती पलकों को देखने लगा जो सिर्फ इसकी धमकी पर बंद थी। इसके एक एक नक्श को असबर कर रहा था। दर्द की वजह से वो थोड़ी ही देर में नींद में चली गई थी, जबकि वो एक गहरी सांस भरता सुबह होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि इसका सोना नामुमकिन था अब। कहाँ है वो कमीनी, जवाब दे। एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे गिरेबान से पकड़ा। भाई, वो जंगल में भागे थे, मेरे बंदे उसे ढूंढ रहे हैं। नजरें नीचे किए जवाब दिया। एक लड़की तुम लोगों से संभाली नहीं गई कमीनों। वो गुस्से से पागल हो रही थी। भाई, वो अकेले नहीं थे, एक लड़का भी साथ है। अब इसके जिसने हमें अपने साथ लगाया था, इसके पास गन भी थी। दूसरा बंदा जल्दी से बोला। तो हिजड़ो, तुम लोगों के पास तो गन थी, क्यों खत्म नहीं किया इसे? शराब से भरा गिलास दीवार पर दे मारा। दानैन हसन इसके लिए एक कांटा बन गई थी जो किसी तौर पर निकल नहीं रही थी। मैडम, कोई आम बंदा नहीं है, मेजर बलाज जुल्फ़िकार है, कराची से निकाह करके लाया है उसे यहाँ। जमशेद के तमस्खराना लहजे पर वो झटके से पलटी। ओह, तो सारे की तबीयत तने जुबान चल रही थी, दांत पीसती हाल से निकल गई। उसे जल्द अज जल्द पाकिस्तान से वापस जाना था, क्योंकि आर्मी में मौजूद इसके मुखबरों को मेजर बलाज के मिशन के बारे में भनक भी पढ़ने नहीं दे रहा था। दानैन उठो। बालाज ने इसका गाल थपथपाकर उठाना चाहा, मगर वो बुरी तरह बुखार में जल रही थी। इसका सारम से राब्ता हो चुका था, वो अपनी टीम समेत इसका वेट कर रहे थे। ओह नो! दानैन, आंखें खोलो। बाल पीछे करके धूप की तेज रोशनी में इसके मनमोहने चेहरे को देखने लगा, जो बुखार की वजह से हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। वो जरा सा घुसमुसाई और वापस इसके कंधे में सर दे दिया, जिस तरह पिछली पूरी रात सोई थी। बलाज की लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। तेरे से बाहों में उठा था, उठ खड़ा हुआ। उसे फौरन इस जंगल को पार करना था, क्योंकि संतोबाई अपने मजीद बंदे यहाँ भेज सकती थी। तेजी से कदम बढ़ाता जंगल से बाहर आया तो सारम दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। बाकी साथी भी वहीं खड़े थे। क्या हुआ दानैन को, खैरियत? सारम ने परेशानी से देखा। वो सर हिलाता कार की जानब बढ़ गया। बस हल्की सी चोट, जिसकी वजह से बुखार चढ़ गया। कार की पिछली सीट पर एहतियात से बिठाकर सर सीट की पुश्त से टका दिया। और बाकी गुंडों का क्या बना? उसे इस तरह बलाज के दानैन की फिक्र करना अच्छा लगा था। इन्हें ठिकाने लगा दिया है, अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से आगे निकल कर प्लान करना है। आगे क्या करना है वो प्लान सेट करना है। सारम इसकी बात पर सर हिलाता अपनी टीम की जानब बढ़ गया, जबकि बालाज वापस कार में बैठ गया। दानैन का सर लुढ़क कर कंधे पर आ गया था। उसने उसे करीब करके अपने हिसार में ले लिया। इतने में सारम भी गाड़ी में आकर बैठ चुका था। पिछली सीट के मंजर पर एक खुशगवार हैरत का झटका लगा था उसे, मगर इसके आसार चेहरे पर नहीं आने दिए थे उसने। हॉस्पिटल चले पहले, दानैन को लेकर? कार स्टार्ट करके बैकवे मिरर में देखते हुए उसने पूछा। नहीं, घर चल, मैं कर दूंगा घर पर। इसके ने कुछ को तकते इनकार कर गया। फिर वो भी कार आगे बढ़ा गया। अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ था जब दानैन बेदार होने लगी थी। नीवा आंखों से अपने ऊपर झुके शख्स को देखा।
2-3 बार आंखें खोल बंद करके मंजर समझना चाहा। फिर अचानक ही दिमाग बेदार हुआ और खुद को किसी चलती चीज में महसूस करके उठ बैठी। हम हम निकल गए जंगल से? हैरत ज़दा आवाज में बोली, जबकि अब तक बालाज के हिसार में ही थी। हाँ, निकल गए, लेकिन मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। इसकी मोटी मोटी खुशी से चमकती आंखों में देखकर दूसरा जमना इसके कान में बोला। दानैन ने नासमझी से उसे देखा, जब भी बालाज ने इसके गिर्द अपने हिसार को हल्का सा तंग किया। दानैन ने एक नज़र बजाय ड्राइविंग में मगन सारंग को देखा और फिर इसे, जो गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था, और चंदी लम्हों में पूरे जिस्म का खून चेहरे पर आ गया था। इसका हिसार तोड़ती दूर हुई और विंडो की जानब रुख किया। बाल कानों के पीछे अड़सती शर्म से मुसलसल काट रही थी। तुम्हें बुखार है, इजी होकर बैठो, सख्त लहजे में बोला, क्योंकि कब से सर झुकाई बैठी थी। दानिया ने मुड़कर एक तुर्श नजर इस पर डाले, वापस खिड़की की तरफ रुख कर लिया। पूरा बदन बुखार में जल रहा था, मगर अभी वह जाकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। घर आ चुका था। एक आर्मी की वैन घर के बाहर खड़ी थी। इनकी कार देखकर चौकीदार ने जल्दी से मेन गेट खोला और पोर्च में गाड़ी रुकते ही तेजी से लॉक खोलकर अंदर जाने लगी। दानैन, बालाज की सख्त आवाज में तंबी पर लब काटते कार से उतरना चाहा, मगर ऐसा लगा पूरी टांग सुन्न हो चुकी हो। बालाज घूमकर इसकी तरफ आया और इसका बाजू अपनी गर्दन के गिर डालकर चलने लगा। दानैन ने एक नजर उसे देखा, फिर फौरन नजरें झुका गई। सारंग भी इन्हीं के साथ घर में दाखिल हुआ था। बालाज, दानैन, वो तीनों लाउंज में ही बैठे थे और इन्हें देखकर फौरन उठ खड़े हुए। बालाज ने लाकर इसे सोफे पर बिठा दिया था। मेरी बच्ची, जवेरिया बेगम इसे गले से लगाकर रो पड़ी थी। मेरी जान, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती जब इस बूढ़ी को? इसका माथा चूम कर शर्मिंदगी से बोली। प्लीज आंटी, अब मत रोए, मैं ठीक हूँ। इनके आंसू साफ करते हुए बोली। ये पाँव पे क्या हुआ? पाँव पर लिपटा कपड़ा देखकर वो बोली। कुछ नहीं आंटी, बस छोटी सी चोट है। इनकी फिक्रमंदी पर मुस्कुरा दी। बालाज ने बस एक नजर इस पर डाली थी। नहीं बेटा, बुखार हो रहा है, चलो रूम में आराम करो। नैनी, तुमने तो जान ही निकाल दी थी घर मेरी। इसके गले लगकर नम लहजे में वो बोली। बालाज, आखिर कब तक वो औरत दंदनाती फिरेगी? जुल्फ़िकार साहब को रह रह कर गुस्सा आ रहा था इस औरत की समझ पर। बाबा, ये आखिरी चाल थी इसकी। अब हमारी बारी है। सारंग हेडक्वार्टर पर मीटिंग अरेंज करो, आज ही। बाबा से कहता सारंग से मुखातिब हो। सही है, तो रेस्ट करो भी। सर हिलाता वो बाहर निकल गया। जुल्फ़िकार साहब भी उठ खड़े हुए, क्योंकि वो लोग भी पूरी रात के जागे हुए थे। आओ बेटा, रूम में चलते हैं। जवेरिया बेगम ने इसे खड़ा करना चाहा, मगर बालाज आगे आ गया। रहने दे मॉम, इसे जंगल से यहाँ तक मैं ही लाया हूँ। सर झटकता करीब आया और एक ही झटके में उठा गया। दोनों माँ बेटी ने हैरत से उसे देखा था। नीचे उतारो, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। सुर्ख पड़ते दबी आवाज में गौर आकर वो बोली थी, क्योंकि वो दोनों भी साथ ही ऊपर चढ़ रही थी, मगर वो इत्मीनान से ऊपर चढ़ता इसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। जाओ रुताबा, किचन से कुछ खाने के लिए लाओ, ताकि दानैन फिर से मेडिसिन ले सके। बालाज ने रूम में आकर बेड पर लटाया तो जवेरिया बेगम रुताबा से बोली, जो मुंह खोले अपने भाई के बदलते रूप देख रही थी। रोधी, जी, जी मॉम। हड़बड़ाकर माँ को देखा। उफ, तोबा। अच्छा, आओ मेरे साथ। झंझनाकर उसे देखती वो बाहर निकल गई। रुताबा भी इन्हीं के पीछे हो ली। पाँव आगे करो। उसे किसी सोच में गुम पाँव पकड़े देखकर अपनी जान मुतवज्जो किया। आखिर मसला क्या है? हाँ, इसके बदले रवैये पर उसे आग ही लग गई थी। वो तमाम हकीकत जानती थी, लेकिन इसका ड्रामा समझने से कासर थी। कैसा मसला? इसके पाँव के रुमाल को खोलते हुए एक आईब्रो उचकाकर उसे पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं जानती नहीं? सब कुछ सुन चुकी हूँ मैं तुम्हारी और आंटी की बातें, इसलिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? तब कर अपना पाँव घसीटना चाहा। बालाज के जबड़े सख्ती से आपस में जुड़ गए। पैर पर ग्रिप भी मजबूत हो गई। तुम्हें क्या, चलो दानैन, जल्दी से नाश्ता करो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। जवेरिया बेगम नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो बालाज ने एक तेज नज़र दानैन पर डाली और लब भेजकर इसके पाँव की ड्रेसिंग करने लगा। बालाज बेटा, आप ही जल्दी से फ्रेश हो जाए। अपने खड़ियल जवान बेटे को देखते मुस्कुराकर बोली, जो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मॉम, इसे एंटीसेप्टिक टैबलेट भी दे दीजिएगा, वरना बुखार तेज हो जाएगा। एक नज़र इसके बुखार और गुस्से से सुर्ख चेहरे पर डाल दी
اور کمرے سے الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جوہریہ بیگم نے ایک نظر دانیال کو دیکھا جو اسپاٹ چہرہ لیے ناشتے کی طرف متوجہ تھی، مگر دونوں کے درمیان خاموشی وہ اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ عدن بیٹا اٹھ جاؤ میری جان، کچھ کھا لو، کل سے ایسے ہی بھوکی ہو۔ فوزیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تو بیڈ پر اوندھی پڑی سو رہی تھی، پردے ونڈو سے ہٹاتی قریب ہی بیٹھ گئی۔ عدن اٹھو، شاباش، اس کے ریشم جیسے بال پیچھے کیے۔ عدن، اس کا گال تھپ تھپ آیا مگر وہ بے سود پڑی تھی۔ کیا ہو گیا میری بچی تمہیں؟ رخ موڑ کر سیدھا کیا مگر گردن اس کی ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ وہ ایک دم سے گھبراتی ہوئی اور روتی ہوئی بشیر صاحب کے پاس بھاگی تھی۔ آنن فانن اسے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے آئی سی یو کا دروازہ بند ہوئے مگر اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر حماد بھی اندر ہی موجود تھے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا اچانک کہ وہ زندہ دل خوش باش رہنے والی پھولوں جیسی بچی مشینوں کے ذریعے سے سانس لے رہی تھی؟ جویریہ، فون پر فوزیہ بیگم کی آواز سن کر وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے فوزیہ، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ابھی دانین کو دوائی دے کھلا کر ہی نیچے آئی تھی۔ نہیں جویریہ، یہ کچھ خیر نہیں ہے، عدن آئی سی یو میں ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ جویریہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو فوزیہ؟ رات تک تو وہ ٹھیک تھی عدن، حیران پریشان سی بولی، کیونکہ رات کو وہ بالکل صحیح تھی۔ میں نہیں جانتی کیا ہوا ہے اسے اچانک، صدمے سے نڈھال وہ ہو رہی تھی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، ہم آ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ انہیں تسلی دے کر اوپر بالاج کے روم میں آئی تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ بالاج، وہ پریشان چہرہ لیے اس کے پاس آئی۔ دانائن ڈریسنگ روم سے ابھی کپڑے چینج کر کے نکلی تھی۔ کیا ہوا مام؟ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ بھی بے چین ہو گیا تھا۔ عدن کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، آئی سی یو میں ہے، وہ ابھی فوزیہ کی کال آئی ہے۔ جویریہ بیگم کی بات پر دانائن حسن اور بالاج ذوالفقار دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ بالاج کو لگا کہ کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین گھسیٹ لی ہو۔ کیا؟ بس اس کے سن ہوتے وجود سے اتنا ہی نکلا تھا جبکہ بالاج ذوالفقار کے ساکت وجود نے دانائن کے خدشے پر یقین کی مہر لگا دی تھی۔ جلدی چلو بالاج، ہمیں فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہے، اسے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی تھی۔ بالاج بھی ان کے پیچھے ہی نکلا تھا اور دانائن دروازے کو خالی خالی نگاہوں سے گھورنے لگی تھی۔ جب بھی وہ واپس میں کمرے میں آیا تو اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ دانائن نے نظر جھکا کر سائڈ سے نکلنا چاہا مگر وہ رک گیا تھا۔ دماغ میں کسی بھی غلط سوچ کو جگہ مت دینا دانائن بالاج، سمجھ آئی؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بہت لگاؤ سے بولا تھا۔ آنٹی ویٹ کر رہی ہے، جاؤ پلیز، میں دعا کروں گی اس کے لیے، بہت سب سے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بولی۔ بالاج نے ایک نظر اس کو دیکھا۔